Very good afternoon, dear friends, dear students. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. तो तस्वीर को देख के कहानी बनाने का यही मतलब है कि एक तस्वीर कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्द के बराबर। 1000 शब्द लिखिए तो या एक तस्वीर बना दीजिए, दोनों बात बराबर होती है। अगर तस्वीर देख के सारी बातें आप समझ रहे हैं, अगर दिमाग में सारी कहानियां आपकी दौड़ रही है, तो आप उसको आराम से कलम से उस सीक्वेंस में कहानी बना देंगे। अगर ये क्षमता आप में एबिलिटी आ जाती है तो निबंध लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें रटना कुछ भी नहीं है। आप जैसे रटेंगे आपकी मौलिकता कम होती चली जाएगी। आपको जितनी बातें हैं आप उसको समझ लीजिए, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाइए और चिंतन कीजिए। अकेले जब बातते हैं तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए, विचार कीजिए कि इसमें क्या क्या बातें हमने सुनी है और क्या क्या इर्द गिर्द इसकी पॉइंट घूम रहे हैं। अगर कलम पेज है, कॉपी है, तो आप कलम है तो आप पॉइंट को थोड़ा ड्राफ्टिंग कीजिए कि ये शब्द है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका निबंध सीखने का और कोई नहीं हो सकता। अगर कोई लोग बोलता है कि आप रट लीजिए, वो किताब में जो बातें लिखी हुई हैं उस तरह से लिखिए, तो आपकी मौलिकता कम हो जाएगी। और आई थिंक आपको जो मार्क्स एग्जामिनर जो देना चाहेंगे, ये कहेंगे कि ये तो लगता है कि ये स्टूडेंट ऊपर आया है, रट कर आया है और किताब की भाषा भी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। सर आप एक पॉइंट हम लिखने वाले थे, हम सोचे थे लिख देंगे तब फिर आप जो भी होता बताते सर, लेकिन पूछना चाहेंगे कि जब हम उठाए हैं, जैसे हम देखिए गांव की रीति वैसे उठाई अपन भी थी, ठीक है सर। इसमें तो सर पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है सर, पर मेरे दिमाग में एक थॉट ये भी आ रहा है कि अगर कहीं की रीति अगर वो अच्छी नहीं है, किसी मानव हित में नहीं है, जैसे बहुत सारी ऐसी रीतियां हैं जो गलत होती हैं, तो अगर हम उसमें ढल जाए तो वो भी गलत है, तो हमें कहीं ना कहीं उस टाइप का विरोध करना चाहिए। क्या ऐसा कोई भाव हम पॉइंट में डाल सकते हैं? अगर आप अपने से उस नेगेटिव पॉइंट को उठा रहे हैं कि कहीं कहीं की रीत इस तरीके से नेगेटिव पर्सपेक्ट में चल रहा है, कहीं कहीं की रीति इस तरह से चल रही है, नियम वहां के गलत है, परंपराएं गलत है, तो जरूर आप क्वेश्चन एरेज कीजिए, उसको फिर काट दीजिए, अपने लॉजिक से काट सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस यहाँ पे। देखिए ये क्या है कि आपको उस सिचुएशन में आपको भेजा जा रहा है। मान लीजिए कहीं आपको किसी ट्राइबल इलाका में आपको भेजा जा रहा है, तो आपको क्या वहां पे जाकर विरोध करना आपके लिए क्या सेफली, ये सेफ्टी वाली बात होगी या आपको खतरा हो सकता है? नहीं सर, वहां तो जाएंगे तो सर उन्हीं में मिलने के लिए, अगर उनके लिए काम करना है तो उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। अब हम टाउन का काम जाके करेंगे तो नहीं होगा आदिवासी इलाके में ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको मेडागास्कर का एक एग्जांपल दिया था जी, मालागास्कर ट्राइब के बारे में, कि वहां की परंपरा है कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके शव यात्रा में जो लोग जाते हैं उसको नृत्य करना पड़ता है। जी, तो आप उसको क्रिटिसाइज वहां पे जाके आप लिख रहे हैं, वहां पे जाके आप अनुभव कर रहे हैं कि मतलब कि हम यहाँ क्या करें। आप विरोध करेंगे तो फिर तो आप ही को उस शव यात्रा पे एक और शव आ जाएगा, दूसरा शव है ना। जी सर, तो उस चीज को आपको उसके कल्चर में आपको ढल जाना होगा। वहां पे वो लोग जैसा कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां की रीति है, इस तरह से वहां के नियम, क्योंकि आपको खुश करना है अंत। जी आपको ठीक है सर, क्लियर। जी क्लियर। तो इस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। अगर आप पॉइंट उठाते हैं अदर पॉइंट इस तरह से, लेकिन निबंध में थोड़ा सा हमें नेगेटिव रेस्पेक्ट में जाने से बचना चाहिए। ठीक है सर। इसमें जितना आप उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये निबंध जो है ना, निबंध क्या है एक तरीके से, उस दिन हम थोड़ा सा आपको बोले थे लेकिन इसमें आज हम लोग लिख के बताते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इसको, या इसी को हम विस्तार, देखिए एक्सपेंशन आप पढ़े हैं इंग्लिश में? जी सर। एक्सपेंशन मतलब एक कोई वर्ड या एक कोई वाक्य सेंटेंस दे दिया जाता था, है ना, और हम लोग क्या करते थे, बोला जाता था कि इतने वर्ड में उसको हमें फैलाना। जी, तो लोकोक्ति की जो खासियत है, लोकोक्ति हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है इसमें ध्यान रखना है कि जो एक वाक्य में, एक सेंटेंस या 2-3 शब्दों में, 4-5 शब्दों में एक वाक्य जो बना है, इसको हमें एक्सपेंशन करना है, फैलाव करना है, विस्तारण करना है। कैसे करेंगे? तो उदाहरण दे देके करेंगे।
क्योंकि कुछ लाइन में हम इसकी व्याख्या कर देंगे, जो निबंध है उसके शीर्षक है उसकी व्याख्या कर देंगे, थोड़े तो इसका मतलब क्या है। और आपको बार-बार एग्जांपल देके, जितने एग्जांपल आप देते जाइए उस तरीके से आप उसको सेटिस्फाई करते जाइए, उस उक्ति को, उस कथन को। जी सर, जी। और हिंदी में उसको हम लोग पढ़ते हैं पल्लवन, विस्तारण, जैसे हम लोग संक्षेपण पढ़ते थे। जी सर। पैराग्राफ है और उसको हम लोग 1/3 में क्या करते थे, उसको लिख देते थे, एक हेडिंग बना देते थे, है ना। जैसे कि बीटीएस के आपके इसमें कंपलसरी पेपर में जो होता है हिंदी का रहता है, एक निबंध भी रहता है और एक संक्षेपण भी रहता है ना। तो हम लोग शब्द काउंट करते हैं और उसको 1/3 शब्द में क्या करते हैं, वो बढ़िया से स्टोरी सेम वही होना चाहिए और उसको हम लोग पूरे लिख कर 1/3 में ही उसको फिनिश कर देते हैं, वो उसका आंसर। ठीक उसका ये विपरीत है, कोई निबंध है उसका पल्लव मतलब उसको फैला देना है। एक शब्द, एक वाक्य जो आपको कहा जा रहा है उसमें कितने चीज आप उसको इर्द गिर्द घुमाकर आप लिख सकते हैं, वही ये लोकोक्ति का मतलब यही है। इसका अर्थ यही है कि हमें जो बातें दी गई है उसको विस्तार करना है, इसको फैलाना है। लोक उक्ति, देखिए लोक, आप लोकगीत कभी सुने हैं आप लोग? लोकगीत और हिंदी हम लोग हाँ बॉलीवुड के गाना सुनते हैं और अपने बिहार के कल्चर। नहीं सर लोकगीत भी सुने हैं। आप लोग देखते हैं क्षेत्रीय गाना सब जो होता है जनरली सर, क्षेत्रीय गाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लोक नृत्य होता है फोक डांस, जी उसी तरह से लोक गीत होता है। लोक नृत्य जैसे हम लोग करते हैं, नृत्य फोक बोलते हैं ना, फोक डांस, फोक म्यूजिक, तो ये फोक है जो स्थानीय है, हम लोग ने हमारे इलाका में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये हर एरिया में ये चीजें नहीं आपको मिलेगी। जैसे आप राजस्थान में चले जाएंगे तो हम लोग बिहार के जो कहावतें वहां नहीं मिलेगी, वहां की कहावतें कुछ और टाइप की किसी और भाषा में बोली जाएगी, लेकिन हम लोग ये लोकल भाषा में जो हम लोग बोलते हैं उस भाषा में नहीं, वही चीज कहेंगे, भाषा कुछ डिफरेंट, फिर वो राजस्थानी और समझ जाएंगे तो समझ लेंगे अच्छा अच्छा वही बात यहाँ की भाषा में कही जा रही है। लोक नृत्य है, लोक गीत है, मतलब हमारे आसपास में अपने इलाके में जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग, उसमें कुछ पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें का ज्ञान मिलता है। तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, बहुत सारी बातें हैं और वही लोकोक्ति है, उसी को हमें इस बीपीएससी के जो खंड 3 है निबंध में उसमें यही काम करना है। और जितने अपने स्थानीयता से जुड़े रहेंगे आपका नंबर उतना ही इनहांस होते चल रहा है। इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नहीं आपकी बुकिश लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए आज हम एक नई लोकोक्ति पे हम लोग चर्चा करते हैं और फ्रेमिंग करने का काम करेंगे। अब हम लोग पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि कुछ टर्म है, शब्द है, उसका पहले अर्थ जान ले। आप लोग अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि और लोगों को समझ में आ जाएगा। लुगा, देखिए साड़ी जो पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लुगा। लुगा साड़ी क्या है, नई, नया का सेंस है, न्यू। साड़ी क्या है, नई है, और इसका सेंस निकल रहा है ये भी साड़ी है, लेकिन कैसी है साड़ी, पुरानी है, ठीक है। नई साड़ी, आप कुछ ऐसे वस्तु घर में या शादी विवाह में, जो महिलाओं की शादी विवाह में जो साड़ी मिलती है, कहते हैं कि ये लगन की साड़ी है या फिर इस पे सिंदूरदान हुआ था, तो महिलाएं काफी दिन तक उस साड़ी को संजो कर रखती हैं, काफी दिन तक उससे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई रहती है और उस याद को जानती है कि ये हमेशा हमारे साथ में
वो यादें बनी रहे, उस साड़ी को वो हमेशा संभाल कर। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, पुरानी साड़ी है, इसका हम ज्यादा महत्व पुराने चीजों को नहीं देते हैं, लेकिन यह नई है, लुगा 9 दिन साड़ी, ये जो नई है ये 9 दिन ही रहेगी। और ये जो पुरानी वाली साड़ी है जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, कोई ना कोई यादें जुड़ी हुई है, आप इसको संजो कर रखें, ठीक। यहाँ इसके शाब्दिक मीनिंग, अब बरिस का मतलब होता है वर्ष, ईयर। अब तो कोई टर्मिनोलॉजी में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रेनिंग करेंगे, बेटा इसको हम लोग, ये हुआ शाब्दिक अर्थ, इतना हमें समझने का मतलब, जो कथन जो कह रहा है उस कथन को हम लोग सीधा सीधा समझ। अब इसके भावना, इसके अंदर आत्मा क्या छुपी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे, और वही निबंध होगा। इसी का फैलाव करना है, इसी को विकलन करते हैं, इसी को विस्तारण करते हैं, और इसी विस्तारण को जब हम कर देंगे 800-700 शब्दों में, तो क्या होगा, मेरा इस जो ये उक्ति है, ये जो उक्ति है, आप इसके विषय में एक इसपे बहुत फेमस लोकोक्ति है, मतलब लोकोक्ति नहीं है, मुहावरा या अंग्रेजी के प्रभाव से, आप लोग बता सकते हैं उसका नाम? हाँ, ये वाला ना सर, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हाँ, बिल्कुल सही। और कोई अंग्रेजी में है बहुत फेमस? क्या लिखा मैंने? ओल्ड इज गोल्ड। है ना, कभी भी जब आप लोग पुराना गाना सुनते हैं तो उसके थंबनेल पे लिखा रहता है ओल्ड इज गोल्ड, एवरग्रीन, वो कभी पुराना नहीं होता। और नया आता है तो वो कुछ दिन तक आता है और वो फिर मार्केट से और फिर आता है। हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए पुराना, अब हम इसको उदाहरण लेते, एक एक उदाहरण से हम इस चीज को पॉइंट को देते चले जाएंगे और हमारा निबंध धीरे 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 धीरे। पहले आप सोचिए, आप दोस्ती की बात करते हैं, अपने पर्सनल व्यक्ति अपने जीवन से उठाइए, दोस्ती मित्रता या आपका संबंध हो सकता है, रिश्तेदार रिश्ता हो सकता है आपका, ये आप इसमें आप लोग कितने लोग हैं जो नए नए दोस्त बनाते हैं, उनसे ज्यादा खुलकर बातें करना पसंद करते हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जिसके सामने आप बेझिझक बिना किसी संकोच के दुख के हर कोना कोना आप उसको बता देना चाहते हैं। नए के साथ में ऐसा कर सकते हैं कि पुराने के साथ में कर सकते हैं? नहीं सर, पुराने के साथ में ही ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं, नए वाले से दोस्ती नहीं हो पाती आजकल। और पुराने वाले बिना कुछ कहे भी समझ भी लेते हैं, उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि आपके इशारे और आपके भाव भंगिमा से, आपकी मन स्थिति से वो आधी बात तो ऐसे ही समझ लेते कि अरे कुछ हुआ है क्या, आज बहुत सैड दिख रहे हो, इतने साइकोलॉजी तगड़ा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपकी भावनाएं उसकी भावनाएं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छे से बन चुकी है कि आप एक दूसरे को देखकर ही आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही समझ लेते हैं। आधे के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि आगे क्या होगा, थोड़ा सा और बताओ, थोड़ी सी बात और बताओ क्या हुआ, धीरे 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 वो सारी बातें आपको बता देता है, और आप भी इसी के साथ ऐसे ही आप किसी और को शेयर कर देते हैं सारी बातें, और जो भी दिमाग का जो टेंशन है उसका हल निकले या न निकले उस समय, लेकिन आपके जो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे जो तनाव है, समझिए 50% तनाव आपका दूर हो। अगर वो दोस्त ये कह रहे कि यार यार होता रहता, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्या जीवन का ये पार्ट है, सुख दुख लगा रहेगा, एक सुख आएगा कभी दुख आएगा, तो ये तो जीवन की कहानी है, और संघर्ष नहीं है तो जीवन क्या है। तो आप अपने दोस्तों को वो बातें बताने में अपने टेंशन को कितना हल्का फील करते होंगे, वैसा मजा मुझे लगता है कि आप किसी और से बात करके नहीं फील, अपनी पुरानी सहेली हो या आपकी कोई मित्र हो,
ठीक है। तो यही कहा जाता है कि 9 दिन कोई नया दोस्त बनेगा आपका, तो 9 दिन मतलब कुछ दिन के लिए, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, उसको रीड करने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी संबंध को, किसी भी दोस्ती को, रिश्ते को परिपक्व होने में समय लगता है। और जब तक समय आप उसके साथ में व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक आप उसके व्यवहार को, उसके अंदर की बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने रिश्तों पे समय खर्च किया, किसी के साथ में मेहनत मतलब समय बिताया है, बचपन से 15 साल से 20 साल से 25 साल से, तो आपने उसके साथ में कुछ खर्च किया। वो खर्च क्या हुआ है, जो वो क्या है, टाइम। टाइम की कीमत कोई नहीं लगा सकता। टाइम आपने उसके साथ में एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, इसका मतलब है कि आपने बचपन से उनको समझते, अपनी बातों को बताते बताते आपकी हेजिटेशन है, जो आपकी घबराहट है, उसके साथ सारी बातें खत्म हो चुकी। तो कोई नया आएगा, कोई नया दोस्त आएगा, उसके साथ में जमने में वक्त लगेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे सब। फिर भी अगर वो दोस्त बन भी जाता है, तो हो सकता है आप उनसे उतना सेटिस्फाइड ना हो जितना आपके दोस्त या रिश्तेदार। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो, वरना अगर रिश्ते में तो समझते ही हैं कि कभी कोई जरूरत के हिसाब से रिश्ता रखता है तो रिश्ता वहां ब्रेक भी होता है, रिश्ता टूट भी जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। आप ये उदाहरण आप अच्छे से आप लिख सकते हैं या फिर मुझे लिखाना पड़ेगा? नहीं सर, ये लिख लेंगे सर। लिख लेंगे ना? यस सर। कहीं कोई परेशानी हो, हम कहानी को इस तरह से सुनाएंगे कि सभी लोग जितने मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो एवं होंगे कि कहानी आपकी कलम आपके हाथ में जब जाएगी, आप खुद लिखना शुरू कर देंगे जीवन के कुछ। आप अपने दोस्त का उदाहरण दे सकते हैं, आप एक आर्टिफिशियल कहानी बना सकते हैं। मेरे साथ में ऐसे ऐसे ऐसे, एक पुराना दोस्त है, कुछ नया भी बने, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आज मैं उस दोस्त से आज भी जुड़े हुए, आज भी मन की बात, मन की चिंता, पारिवारिक समस्या हो, किसी भी सेक्टर की समस्या, किसी भी क्षेत्र की प्रॉब्लम हो, आप उससे खुलकर डिस्कस करते हैं और उससे सलाह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि वो आपको इस बात पे आपका मजाक नहीं उड़ाए। और हम दूसरे से ये बातें कहना नहीं चाहते हैं, शेयर करना नहीं चाहते। एक्चुअली मुझे डर यही होता है कि क्या है, अगर ये बात हम उससे कह रहे हैं तो हो सकता है कल को मजाक उड़ाए, उसके नजर में हमारी छवि बिगड़ जाए, है ना? तो हम लोग संकोच करते हैं और बातें बताते नहीं है। अब जब तक बातें आप नहीं बताएंगे, कोई समस्या का डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आपकी समस्या फर्स्ट ऑफ ऑल जो कम करने का तरीका है वो आपको कहना पड़ेगा किसी से। नहीं तो देखिए, जो लोग बातें दबा के रखते हैं दिल में, सोचते कि नहीं किसी को नहीं पता है, वो लोग क्या करते हैं आजकल देखते हैं ना, फैन से लटकना बहुत आसान काम हो गया है। फैन मतलब ये आत्महत्या करेंगे आप, कोई भी आदमी। मजाक में हम लोग पढ़ते थे, जब साइंस पढ़ते थे तो उसमें कहते थे कि कीड़ा को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्ट जो छोटे छोटे पेस्टिसाइड, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड, और खुद को मारने के लिए सुसाइड, तो मजाक में बोलते थे। तो इसका प्रचलन आजकल यही बढ़ रहा है कि वो बातें किसी से शेयर लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम इस पे दूसरे उदाहरण पे, आई थिंक मेरी बातें आपको और डायमेंशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप ये उदाहरण जो ओल्ड इज गोल्ड है, आप वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी का निबंध है तो सिर्फ हिंदी में लिखना है, आप इंग्लिश टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड इज, आप ऐसे ओल्ड इज गोल्ड आप आराम से लिख सकते हैं। आपका निबंध ये सेटिस्फाई कर देगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम देखिए, शिक्षक की बात कर लीजिए, तो अभी मित्रता की बात हुई, शिक्षक की बात कर लीजिए, डॉक्टर की बात कर लीजिए, कोई पुरानी कंपनी है विश्वसनीय, उसकी बात कर लीजिए, कोई कपड़े पे या कोई सामान या गाड़ी का ब्रांड है, उसकी बात कर लीजिए। क्या आप पुराने शिक्षक से पढ़ना पसंद करते हैं? आज भी आपके सामने आ जाए तो एकदम खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ आएगा।
और उनकी चर्चा जरूर, सबके जीवन में कुछ न कुछ सर ऐसे होते हैं, टीचर ऐसे होते हैं कि ताउम्र याद रहते हैं, है ना। नए टीचर आएंगे, हो सकता है आपका मन उससे प्रसन्न नहीं है, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं लगी, तो आप कहेंगे ठीक है वो लोग पढ़ा के चले गए, लेकिन जीवन में उनका महत्व तो आपको दिखाई उतना नहीं रहेगा और उनकी अहमियत भी नहीं रहेगी, शायद याद भी नहीं रहेगी। लेकिन जो टीचर आपके क्लास टीचर बचपन से पढ़ाए, जो मार्केट किए हैं, लेकिन आपको अच्छा एक व्यक्तित्व प्रदान किए हैं, तो आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। पूरे इसी तरह से पुराने डॉक्टर, आपकी तबीयत खराब है, शहर में नए डॉक्टर आते हैं, आप उनसे ज्यादा चेकअप करवाने जाएंगे या आप सोचेंगे कि अरे चलो पहले जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उससे जाके हम पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि उनका विश्वास बना हुआ है। वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनाने में एक समय का आपने समय दिया है, आपके कई अड़ोस पड़ोस आपके फैमिली मेंबर का उन्होंने इलाज किया है, तो उनको पता है कि इनका जो सक्सेस रेट है, इलाज का जो इनका तरीका है बेहतरीन है और पेशेंट इनसे ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं। तो आप उनके यहाँ जाएंगे, नए वालों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसी केस में जाएंगे जब आपको पुराने डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं। उसी तरीके से कोई कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश शेयर, माना कि शेयर डिवेंचर आपने खरीद लिया, किस कंपनी में करेंगे? सहारा इंडिया में कर देंगे? सहारा इंडिया में आप लोग कर देंगे? पहले आया करता था सहारा इंडिया, देखिए बेचारे सुब्रत राव जी के देहांत भी हो गया उनका, ये उन्हीं की कंपनी थी, सहारा इंडिया कंपनी फेल हो गई। तो क्या अब इसमें आप विश्वास करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कंपनी लोगों के पैसे को लेकर चंपत हो गई। पुरानी कंपनी, जो भी पुरानी ट्रस्टेबल कंपनी, आप अपना चाहेंगे कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो हमारा जो लाभ है वो एकदम फिक्स है, पैसा किसी तरीके से डूबे नहीं। एक लगाए 2 होना चाहिए, 2 लगाए तो 4 होना चाहिए, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके आप लाभ कमाने के इच्छुक होंगे, तभी आप पुरानी कंपनी में विश्वास करें, क्योंकि एक समय के साथ में आपने इसको देख चुका है, आपने कई बार इसको देख चुके हैं कि इससे कई लोग लाभ कमाए हैं, इन्वेस्ट किए, उनका पैसा कभी डूबा नहीं। उसी तरीके से कोई ब्रांड है, शर्ट की ब्रांड, घड़ी की ब्रांड, जूता चप्पल सैंडल, उसका कोई ब्रांड है, तो क्या आप जाते हैं अरे मुझे तो वही दे दो, पुराने ब्रांड का आप नाम लेते हो, दुकान में जाते, ये है तो नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं भाई मैं लूंगा, ठीक है। अब ट्रस्ट उस पर डेवलप हो गया है, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? और नया कोई आ जाए, एबीसीडी ब्रांड कोई आ जाए, अब प्राइस कुछ भी रखते हैं, जब तक इसको जमने में टाइम नहीं लगेगा, क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, आप पैसा तो फंसाने जा रहे हैं, लेकिन ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, खराब हो जाएगा, कितना दिन ये सामान चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी अभी नहीं, क्योंकि इसको जमने में भी समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इसको समय एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके ट्रस्ट डेवलप होगा, लोगों का ब्रांड वो बन जाए पसंदीदा। तो इन डायमेंशन को आप दे देंगे तो मुझे लगता है कि आराम से आपके कई पैराग्राफ में, और पैराग्राफ को ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ आपको चेंज करते हुए चल रहा है। और एक चीज कुछ लोगों की डिमांड है कि इसमें लोग मांगे कि ऐसे बताना चाहिए, तो अरे मैं वो भी बता देता हूँ। तो निबंध है, कुछ लोग चाहिए एकदम पार्ट बाय पार्ट मिक्सअप में, तो पहले क्या लिखते हैं? भूमिका, उसके बाद में मुख्य, उसके बाद में लिखते हैं उपसंहार, ठीक है। आप जब निबंध लिखेंगे तो तीनों सेक्शन में आपको लग रहा हो कि हम तीनों सेक्शन में बांट के लिखेंगे तो ज्यादा निबंध अच्छा होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि निबंध कभी आप ये हेडिंग मत डालिएगा नहीं
कि हम भूमिका लिख रहे हैं और यहाँ पे मुख्य भाग लिख रहे हैं, ये आपको मेंशन नहीं करना है। ये अंडरस्टूड है कि पहले तो आप लिख रहे होंगे, आप उसके बारे में परिचय बता रहे हो, बीच में जो लिखेंगे उसका मुख्य भाग होगा और लास्ट में जब अंत कर रहे होंगे तो उसका अंत होगा। ठीक है, इसमें ये हेडिंग आपको नहीं देना है। कुछ लोग मेरे से पूछते कई बार, कई लोग पूछे कि क्या हम हेडिंग दे सकते हैं। मैंने बोला कि आप कहीं देखे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती है उसमें हेडिंग वोडिंग कुछ डाला हुआ है। उदाहरण रहता है इन्वर्टेड कॉमा में उक्ति लोग मुहावरे किसी का स्टेटमेंट वो दिया रहता है कि इसमें सेटिस्फाइड करने के लिए ये नहीं लिखते कि ये हम भूमिका लिख रहे हैं और ये भूमिका। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट इसके अलावा हम ये क्यों नहीं बताए, आप सोचेंगे कि बोर्ड पर मैंने ये तीनों चीजों की चर्चा क्यों नहीं। ये निबंध है, खुला डायलॉग, आप ऐसे समझ लीजिए तब, या जो हम बता रहे हैं वैसे समझ लीजिए तब, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये नहीं कि जो पैरामीटर बता रहा है कोई उसी पैरामीटर पर चलना है, लेकिन बातें निबंध से जुड़ी हुई होनी चाहिए। निबंध से आपको मैटर से, विषय वस्तु से भटकना नहीं। जैसे यहाँ से भटक जाएंगे, आप किसी और डायरेक्शन में चले गए तो आपके निबंध के मार्क्स कटना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे निबंध में मार्क्स कम आएंगे, फिर एवरेज मार्किंग होगा। आप अपने विषय वस्तु से हमेशा चपके रहेंगे। नया युवा 9 दिन लुगरी बरिश। अब क्या क्या आपके साथ में एंगल बन रहा है, हम कुछ उदाहरण का तो चर्चा यहाँ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके अलावा बहुत सारी बातें, हर के सभी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घट रही होगी, कुछ लोग ऐसे आए होंगे गए होंगे, कुछ घटनाएं ऐसी घटी होगी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अपने देश में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप अपने ब्रेन के नस को, अपने ब्रेन की खिड़की को किस तरह से खोलकर एक निबंध को आप व्यापक रूप दे सकते हैं। निबंध की कोई शब्द सीमा कुछ भी नहीं होती। इसी निबंध को 100 वर्ड में भी लिखा जा सकता है, 250 वर्ड में भी लिखा जा सकता है, 300 वर्ड में भी लिखा जा सकता है, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 में भी लिखा जा सकता है। अब बताइए उदाहरण की क्या कमी है इस दुनिया में? सर जी सर, इसमें सर ये लिख सकते हैं कि एक शक्ति और एक्सपीरियंस के बीच में जो ये होता है, जैसे नए लोग हैं तो उनमें शक्ति और ये क्षमता ज्यादा होती है करने की, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनमें उस चीज का एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो ऐसा एग्जाम्पल डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। जैसे बोला था ना कि ताकत से ज्यादा बलवान ज्ञान होता है। अगर किसी कोई नया व्यक्ति है उसमें ताकत ज्यादा है, ताकत मतलब कि उसके पास फोर्स ज्यादा है, न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो उसका फोर्स ज्यादा हो सकता है दीवार को धक्का दे तो दीवार को तोड़ दे। अब वहीं पे पुराने व्यक्ति हैं, 80 साल का है, 75 साल के हैं, अनुभवी है, उनके बाल पके हुए हैं, समाज के गहराई को वो समझ रहे हैं, उनके साथ में भी ऐसी घटनाएं कई बार घटी है, तो उदाहरण प्रत्यक्ष देखे तो वो अपनी बुद्धि से काम कर लेंगे। तो कई जगह हम लोग पढ़े हैं कि आप बड़े या भैंस, पढ़े हैं ना, सुने भी हैं। जी सर। आप बड़ी या भैंस, अगर इस तरह की बात आ जाए, आप किसको अंततः कहानी अगर लिखी जाएगी इसमें तो किसको सिद्ध किया जाएगा कि कौन बड़ी है? अकल है कि भैंस की ताकत है? जब लोग बुद्धि को महत्व देंगे यार। जी सर। और ये तो खैर आम जीवन में भी देख सकते हैं कि एक मजदूर ज्यादा खेतों में काम करता है, किसी मकान के कंस्ट्रक्शन में नियुक्त होता है, नाले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, उसको कितनी दिहाड़ी मिलती है, एक दिन के कितना पैसा मिलता है? 300, 400, 500 रुपया। लेकिन एक डॉक्टर है, एक कोई डॉक्टर है और उसकी फी है 1200 रुपया। एक दिन में उस आदमी को दिखता है 100। एक पेशेंट को दिखने में कितना टाइम लगा? 4-5 मिनट। क्या अब इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? 30,000। उसकी कमाई, एक दिन के एक डॉक्टर है उसकी कमाई
एक दिन के 20,000 है। एक मजदूर है, वही दिन भर पूरे काम कर रहा है, उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा जा रही है, तो उसका महत्व भी तो होना चाहिए था। उसकी एक दिन की मेहनत आना तो होना चाहिए था इस तरीके से 50,000। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या डॉक्टर साहब बहुत पढ़ के आए हैं, उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, उसका वैल्यू जो है, वैल्यू सिस्टम इसका ज्यादा है, जो फोर्स है, लेबर है, उसका वैल्यू कम है। ये हर जगह है, पूरी दुनिया का ये सिद्धांत है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। क्लियर? यस जी सर। सर। सर एग्जाम्पल में ये भी तो दे सकते हैं ना कि जैसे पुराने वो फैशन जो है अब नए आ रहे हैं, जो नए हैं वो अब तो रहते नहीं है, सारे पुराने ही आ रहे हैं। जैसे साड़ी ही है महिलाओं की, जो कितने भी जींस टॉप पहन ले लेकिन साड़ी कभी जाता नहीं है, फैशन में रहता ही है। खाने आप पीने की चीजें भी। जैसे आप बीपीएससी जब प्री मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा आपके पास, आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो दिमाग में क्या बैठा कर रखेंगे, क्या पहन के आप जाना पसंद करेंगे? साड़ी सर। साड़ी? साड़ी का मतलब हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें क्या? यस सर। और कोई भी किसी भी आपके घर में माना कि आपके बहन की शादी है, आपके भाई की शादी है, इस तरह से कल्चरल प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है, तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं? जींस टॉप, या फिर आप पसंद करते हैं कि कुछ लहंगा क्रॉप टॉप और इस तरीके से साड़ी वाड़ी आ जाए, तो क्या प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं? यस सर। तो यही है, पुराने लंबे टाइम तक चलेगा और नया आएगा, नए फैशन आएंगे, नए फैशन कुछ के बाद में वापस चले जाएंगे। पुराने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से क्या करते हैं, बंद कर रखते हैं, जुड़े रहते हैं। और सरकार की तरफ से भी उस चीज को प्रमोशन उसकी की जाती है, बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजनाएं आती है, कई प्रोग्राम चलते रहते हैं, एड्स भी आते रहते हैं, अपने कल्चर से जुड़ते रहते हैं। और आज की सरकार जो है, आपको भारत सरकार है, तो वो कल्चर पे ज्यादा ध्यान देती है, देखते हैं। तो बिल्कुल आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, निबंध एक ऐसी चीज है ना, आप इसमें थ्योरी में शुरुआत तो थ्योरी से ही होगी किसी भी चीज की, उसके बाद हम लोग फिर लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने। पहले थ्योरी पढ़ते हैं ना? यस सर। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग लैब में जाते हैं। जब देखते हैं कि ऐसे पढ़े थे कि O2 को और H2 को मिलाने से H2O बनेगा, ये तो हमने अभी किताब में पढ़ी है, और ये सच है कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए कहा जाएंगे लैब में जाएंगे, ऑक्सीजन का इतना पार्ट, हाइड्रोजन का इतना पार्ट दोनों मिलाएंगे, और केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद में हमें H2O पानी हमें मिलता है। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़े ख्याल पानी है, इसमें ये और ये तत्व है कि नहीं, हमें सिद्ध करना है, हमें डाउट है। छोड़िए कि पानी में क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मान लीजिए हो सकता है नाइट्रोजन हो, ये हमें प्रूव करना है कि भाई H2 है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर रिवर्सिबल रिएक्शन करवाएंगे, पानी को गर्म कर दिए, हीट दे दिए, हीट देंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि अरे हाँ सर, किसने कहा था, जो एक्सपेरिमेंट है वो तो सही है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो ये लैब है, इसमें क्या करना है, आप लोगों को जब निबंध लिखना शुरू करेंगे, आप ये ट्राई कीजिए, हम कह रहे हैं ना, आप लोग शाम को बैठ कर जब भी आपको मौका मिले, इस थीम पे जो हम चर्चा कर रहे हैं आज, इस पे आप लोग लिखा कीजिए, और देखिए आपकी कलम रुकती है कि ऐसे ही चलती जाती है। आप आश्चर्य होगा आपको, जब आप लिखना शुरू करेंगे आपकी कलम की रफ्तार रुकेगी नहीं, आप कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे, एक पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट आपको मिलते जाएंगे, और मजा आएगा आपको लिखने, और इतना अच्छा निबंध बन जाएगा। मुझे लगता है कि आप 300 में
300 में अब हम तो 180, 190, 195 तक का हम बोल रहे हैं। आप चाहे इसको 200 पे पार ले जा सकते हैं, 200, 250, 250 तक भी मिल सकता है। आपकी भाषा की शुद्धता, भाषा जो है उसकी शुद्धता, आपका ग्रामर अगर ठीक है, आपकी राइटिंग थोड़ी खूबसूरत है, तो आप नंबर उठाइए इसमें। क्योंकि ये निबंध से ताल्लुक आज लोग परेशान हुए कि निबंध आया, बहुत सारे लोग चिंतित हो गए। आज हमने तो ऑप्शनल की तैयारी की थी, अब कैसे क्या करें, तो ये पता नहीं है कि निबंध का कोई सिलेबस नहीं है, खुला दायरा आपको दे दिया गया। जितना आप अपने दिमाग को दौड़ाएं, कलम को दौड़ाएं, कहीं कोई बंधा है इसमें फैक्टर नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको यही आपके उस समय जितना उदाहरण आ जाए उसको दे दिए, निबंध बनाइए। 1500 तो उसको 2000, 3000, 5000 वर्ड में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से तैयार करना है, तो अभी हम सब लिमिट आपको रखिए, थोड़ा सा ज्यादा ही रखिए, ज्यादा लिखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको कंप्रेस करते करते 700 से 800 वर्ड में आते, देखिए आपका हो जाएगा बेटा। आप ये प्रयोग कीजिए, जब तक ये प्रयोग करेंगे, हम जो बोल रहे हैं मेरी बातों पे यकीन आप मत कीजिए, आप इसके एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने घर पे आप बैठ के जहाँ है वहां पर बैठ के लिखा कीजिए और देखिए कि आपकी कलम आपकी रुकती है या आपकी धारा प्रभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चलते हैं। इस कथन को हम कैसे पुष्ट कर देंगे, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चल देते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ वहां से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि मेरा निबंध हो पूरे हर डायमेंशन से कंप्लीट नजर आए। टीचर को भी लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा ना, अच्छा विद्यार्थी को अपने देश के बारे में नहीं, विदेशों के बारे में पता है। अब आप भारत, अफगानिस्तान, संबंध, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसको हम लोग पैराग्राफ में जितना पॉइंट हमने बताया उसको पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में उसको कंटिन्यू नहीं करना है। आप उसको पैराग्राफ आपको जैसे खत्म हो जाए नेक्स्ट पैराग्राफ में इस चीज को यहाँ से फिर इस परिप्रेक्ष्य में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका उदाहरण या इसका जीता जाता सबूत हम पाते हैं, वो लीजिए। अफगानिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान संबंध, ठीक। देखिए आप हम सब हिस्ट्री में सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हो गई, वो सब तो इंडिया में ही पहले था, लेकिन हमारा संबंध आज भी है कि नहीं अफगानिस्तान के साथ। वहीं अमेरिका और अफगानिस्तान का संबंध कुछ साल पहले शुरू हुआ 90 के दशक में, लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका को अपनी जरूरत वहां से खत्म हो गई तो वहां से अपने सेना को क्या कर लिए, वो विथड्रॉ कर लिया और उसके अपने नेटिव पे छोड़ दिया, और वहां पे आज तालिबान का शासन है। तालिबान का शासन होते हुए भी हम लोग जो पुराने मित्र है भारत और अफगानिस्तान, आज भी भारत तालिबान के साथ में भी, पहले तो हम लोग का स्टैंड था कि हम तालिबान के साथ में संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि वो आतंकवाद से उसकी विचारधारा जुड़ी हुई है, लेकिन हम लोग क्या अपने स्टैंड को चेंज किए हैं, चेंज करके भारत और अफगानिस्तान में आज तालिबान है उसके साथ में हम लोग संबंध। आप देखें ना कि अभी हमारे यहाँ से वहाँ पे बहुत कुछ एड ऑन, बहुत सारे जो फैसिलिटी है, बहुत सारी सुविधाएं पहुंची है वहाँ पे। तालिबान का शासन आया तो वहाँ पे क्राइसिस हो गया, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, दवाओं की कमी, अनाज, वैक्सीन, दवाई, बहुत सारा चीज गया। तो हमारा जो पुराना रिश्ता है क्या वो काम आया ना, अफगानिस्तान का पुराना रिश्ता, कहते हैं नया लुगा नौगिन और लुगड़ी बड़ी स्थिति है, नया लुगा नया आया और गया,
इसका काम खत्म हो गया, ये छोड़ के चला गया। लेकिन जो लुगड़ी थी, पुरानी साड़ी थी, भारत अफगानिस्तान, आज भारत उसको छोड़ा नहीं। हमारे साथ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे हम वहाँ के संसद भवन को बनाए हैं, वहाँ पे शर्मा डैम है उसको बनाए हैं, वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी में, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भारत क्या कर रहा है आज भी उसको मिला कर रहा है। और हमारे पड़ोसी होने के नाते हम इसके साथ में हमेशा रहेंगे। इस चीज ये कथन भी, ये घटनाएं भी इस चीज को पुष्ट करती है। बस हमको, हमें क्या करना है, हर एग्जाम्पल से इस चीज को वेरीफाई करना है, सेटिस्फाई करना है, और हमारा निबंध एक्सपेंशन लंबा होता चला जाएगा, निबंध बन जाएगा। बोले थे कि नाश्ता के लिए किसी को भेज दीजिए, अभी तक नहीं भेजा। अंडरस्टैंड? मुंह सुखल हो गए। यस सर। थक गई ना, खाना खा के आराम नहीं मिलता। नाश्ता रख भी के सूत जाना कोई काम में। आप लोग नाश्ता होता अच्छा चल जाता। ठीक है। इसी तरीके से आप एक उदाहरण और देते हैं आपको, गीत संगीत चलिए उसमें हम थोड़ा हिंट दिए थे और इस पे थोड़ा अरिजीत सिंह का नाम सुने हैं? यस सर। नया, कुछ नया सिंगर का नाम आप लोग बताइए, जो लोग नया गाना पसंद करते हैं। नया सिंगर में जैसे अभी बादशाह रैपर जो है हनी सिंह है। ठीक है। और भी है। तो मतलब नया गाना पसंद है आप लोगों को, पुराना? ज्यादा सिंगर का नाम आपको मतलब याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या पुराना सुनना पसंद करते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा लगता है पुराना गाना? हाँ। लेकिन सिंगर का नाम बताइए पुराने में, ओल्ड में है या 90 के टिकट के हो, इसका नाम किशोर बताइए। कुमार के हैं। किशोर कुमार, ठीक है, और बताइए। कुमार शानू जैसे उदित नारायण हो गया। कुमार सानू, उदित नारायण, और ये सब तो आप मेल ये का नाम बीच ले रहे वाले हैं, जो हैं। फीमेल का भी नाम बता दीजिए। फीमेल में लता मंगेशकर हो गया, फिर इनका तो बहुत ही फेमस है। ठीक और है। आशा भोसले हैं। अलका हम्म, याग्निक है। हम्म। तो यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा, इस विषय में सोचिए कि आज का जो संगीत आ रहा है नया नया, जो जो रैपर्स हैं, हनी सिंह, हनी सिंह जी जो है, वो आप उसका गाना दिन में कितने बार सुनते हैं? क्या बोले सर? हनी सिंह के गाना या रैपर है, तो जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, माइंड को रिलैक्स करना होता है, क्या हनी सिंह का गाना सुनते हैं कि आप क्लासिकल में जाते हैं, पुराने? नो सर, क्लासिकल। क्लासिकल सुनते हैं ना? क्लासिकल संगीत हमारे दिलो दिमाग को क्या करता है, कूल कर देता है, स्ट्रेस को निकाल के बाहर करता है, यस सर। और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। तो क्या यहाँ पे नए सिंगर आते हैं, गाना बस कुछ कुछ बजाया चलता है, कोई मोबाइल में एक बार सुना, लेकिन देखेंगे कि आप नए गाना लंबे समय तक परसिस्ट नहीं करता। एक समय के बाद में वो गाना कुछ से मतलब 2 महीने, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, अब वो रेयर कोई सुनेगा, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, थक जाएगा, तो फिर ओल्ड पे आ जाएगा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, अभिजीत, पंकज उधास, मनहर उदास, है ना, ये लोग गाना पसंद करेंगे सुनना। लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक। तो क्या ये बातें, इस उदाहरण से फिर ये बातें, ये जो कथन है, ये सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? यस सर। हम दे सकते हैं बॉलीवुड का उदाहरण। क्या? यस सर।
क्योंकि आपका एक पेज आ जाएगा। तो बरसाती मेढक का नाम सुना है कि बरसात में जब बरसात होती है तो मेढक वो हाइबरनेशन में होता है, छुपा यस हुआ सर, रहता बाहर है। निकल जाते हैं। हाँ, बाहर निकल जाते हैं और फिर डराना शुरू करते हैं। और जैसे बरसात खत्म हुई, पानी खत्म हुआ, फिर अपनी जगह वो खड़ जाता है ना। यस सर। फिर वो चलाता है होटल में सोने के लिए, लंबे टाइम तक सोता है। हम जब साइंस पढ़ाएंगे तो आप लोग को वहां भी बताएंगे कि मेढक में ऐसा क्यों होता है, तो क्यों नाक वाक बंद करके पूरे मिट्टी में घुस के सोया रहता है, उसको दिक्कत नहीं होती है सांस में। क्या किन्हीं को पता है तो बताइए। उससे पूरी मेढक बात नहीं पता है। पूरी बात नहीं पता है। देखिए, जब वो मेढक छुप जाएगा ना, उसमें क्या है, उसमें नेचर की बनावट है इस तरीके से। जब मेढक छुप जाएगा तो उसकी नाक के नॉस्ट्रिल जो होती है ना, वो बंद हो जाती है। यस सर। और अब वो जो रेस्पिरेशन उसमें श्वसन होगा, जिसमें श्वसन होगा वो कैसे होगा, उसके स्किन से होगा। उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, इसीलिए मेढक लंबे टाइम तक मिट्टी में दबा रहता है, छुपा रहता है। प्रकृति की बनावट है, उसका उस तरह से कल्चर है, एडॉप्टेशन है। और वो ऐसा उसको बोला जाता है कि ये सूखा में भी रह सकता है, गीला में भी रह सकता है। इसी तरीके से अब थोड़ा सा हम लोग संगीत, गीत संगीत की बात होगी, हम थोड़ा सा प्रकृति से जोड़ते हैं, नेचर से जोड़ते हैं, क्लाइमेट से जोड़ते हैं इस चीज को। आप लोग बोलिए, आज इसको आप लिखेंगे ना पक्का? आज हम एक ही पढ़ा कि आप लोग इधर उधर ना, कलम पे पूछेंगे यस आप सर, लोग। लिखिए। इसको ड्राफ्टिंग करके पहले ड्राफ्टिंग कीजिए, दिमाग में अगर नहीं आ रही हो बातें तो जितनी बातें हैं मेरी बात को पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, फिर देखिए उसको विस्तार करिए। चलाइए, कल पूछेंगे। हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं, इंग्लिश छोड़े हिंदी में लिखते हैं, वातावरण। इसमें आप जानते हैं क्या क्या सब है, वातावरण में क्या क्या चीज शामिल है? कोई लोग बताइए, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज को इंक्लूड करते हैं? तो ऐसी बहाने साइंस भी जान लिए हैं। आप लोग जीएस तो पढ़ रखे होंगे ना? क्या सर? आप लोग जीएस तो पढ़ रखे होंगे ना, साइंस वाइंस? सॉरी, मैं नहीं पढ़ी। अच्छा, नहीं पढ़े? वातावरण से आपका कुछ रिश्ता है कि नहीं है? यस सर। क्या है रिश्ता, बताइए। वातावरण का कोई योगदान आपके जीवन में है या फिर वातावरण से आप स्वतंत्र हैं? सर, ये जैसे हमारे वातावरण में भूमि हो गया, जल हो गई, और वायु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक की जो भी वस्तुएं हैं वो। ठीक है, तो बताने में इतना टाइम क्यों लगा? तो खटखट बोलना चाहिए एकदम। इसको मेरे दो फैक्टर में हम लोग बांट लेते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इसका मतलब हो गया जैविक, ये हो गया अजैविक। अजय। कंपोनेंट लिख लीजिए। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। अब इसमें हम लोग बांट लेते हैं कि बायोटिक में क्या-क्या चीज शामिल है। अब जो बोले बस वही चीज होगी, बस हम लोग उसको
क्लासिफाई करते हैं। इसमें वाटर, पानी, जल, हवा, सॉरी ये तो बायोटिक है। इसमें आएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, और इसमें मान लीजिए कि और भी कुछ आगे फंगाई ये भी हो। इंक नजर नहीं आ रहा है अच्छा, मुझे। एक नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक तो ठीक है ना ये? हाँ सर, इधर ठीक है। तो सही है। यस सर। क्या लिखा था मैंने? पेड़ पौधे, मैंने लिखा था जीव जंतु। हम लोग जीव जंतु में आएंगे, पेड़ पौधे में हम लोग पेड़ पौधे में आते हैं कि जीव जंतु में? बताइए। जीव में। हाँ, जीव में। जीव में। जीव जंतु मतलब अच्छा, इस पे भी डाउट हो रहा है क्या आपको? नहीं। पक्का ना? यस सर। ठीक, मुझे तो लगा कि आप सोचना पड़ेगा कि पेड़ पौधे हम कि जीव जंतु में। नहीं। सूक्ष्म जीव, और यदि माना कि अलगी, अलगी और फंजाई की बात करते हैं हम लोग, अलगी मतलब शैवाल, और जो फंजाई जिसका मतलब कवक होता है ना, तो इसको हम मोटा मोटी ये सब में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें बायोटिक कंपोनेंट है। और एबायोटिक में आएंगे तो एबायोटिक में आपको पता है कि क्या क्या चीज होना चाहिए। बोलिए, इसमें तो एग्जाम्पल आप लोग दीजिए मुझे। अजैविक घटक में क्या क्या आएगा? और जैविक में जैसे वायु आ जाएगा, और जल हो जाएगा, भूमि हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी और भूमि से हो गया। हाँ ये सब। और जो नेचुरल सब रिसोर्सेस है, जैसे जमीन के अंदर है ना, संसाधन कुछ भी मान लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, इसमें सारा कुछ आ जाएगा जो छोड़ गया। ठीक है, तो वातावरण का मतलब हम इतना समझ गए। अब देखिए आजकल वो क्या है, जीवन में आपाधापी इतनी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने में इतने मशगूल हो गए हैं, तो एनवायरमेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी कोई चिंता उसको नहीं। जितना तरीका होगा धन कमाने का, मुझे लगता है कि मानव सभ्यता में वो सारी चीजें प्रैक्टिस की जाए। और वातावरण में क्या उससे नुकसान हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं। चाहे हमारे या किसी के फैमिली में उसी वायु प्रदूषण से कई लाख लोगों की जान एक दिन में जा रही है, फिर भी लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें क्या है कि हम लोग इंस्टेंट प्रॉफिट देखते हैं कि अभी जो कर रहे हैं मुझे अभी लाभ है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा उस पर किसी को चिंता नहीं रहती। तत्क्षण अभी हम किए मुझे अभी प्रॉफिट हो जाए, तो तत्क्षण लाभ के लिए, इस चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग एक लंबे समय और आने वाले भविष्य को अंधकार में, तो क्यों ताकि जो नए नए सिस्टम आ रहे हैं, नई नई मशीनें इजाद हो रही हैं, औद्योगिकरण हुआ,
पहले के क्या, पहले औद्योगिकरण से पहले क्या हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ करता था, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लोगों को ये लंग्स संबंधित बीमारियां होने लगी, क्या आपने सुना है? नहीं सर। जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जो बहुत बड़ा बिग चेंज आया वो कब आया? औद्योगिक क्रांति के बाद। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है, जब बहुत सारे औद्योगिक स्थापनाएं की जाती है, उसके बाद में प्रदूषण वातावरण में बढ़ते चला है। और आज हम इन सब चीजों को तो प्रभावित करेंगे। जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, इस ऑक्सीजन में पता नहीं क्या क्या डस्ट पार्टिकल मिले हुए हैं, नए नए सिस्टम, नई नई मशीन से, और जल गंदा, कई तरह की इंडस्ट्रियां हैं नदी के किनारे, न्यूक्लियर एनर्जी वहां पे डेवलप किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से जो अपशिष्ट उसके निकल के जल में जा रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहा है। भूमि है, आजकल प्लास्टिक का तो मुझे लगता है कि ये प्लास्टिक युग ही चल रहा है। कभी ताम्र युग हुआ करता था, कांस्य हुआ करता था, लौह युग हुआ करते थे, आज मुझे लगता है ये प्लास्टिक युग है। अगर अच्छे से इस युग का नाम दे दें, इस ईरा का, ये प्लास्टिक ईरा है, हर कुछ प्लास्टिक है। कभी कभी लगता है कि कहीं मनुष्य भी प्लास्टिक का नहीं है। तो हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लाभ कमाने के लिए, एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए हम लोग ने इन सभी फैक्टर को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। और इसका नुकसान हमें हो रहा है, एक्चुअली नुकसान हो रहा है, हम लोग समझ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे देखने का नजरिया, अभी हम उतना शिक्षित नहीं हुए, हमारे पास उस चीज की जानकारी नहीं है। हम धान काटते हैं, उसकी पराली है, उसमें उसको जो नेचुरल तरीके से उसका विस्तारण होना चाहिए था, काट पीट के उसको जमीन में मिला दीजिए ताकि बाद में वो कंपोनेंट बन जाए, पौष्टिक खाद बन जाए। लेकिन नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं उसको, उसमें कोई पैसा फंसाना नहीं चाहता, कोई कटवाना नहीं चाहता है, अपने पैसे को सेव करके उसमें क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं पराली। जैसा कि हरियाणा और पंजाब में आप ये खबरें लगातार चलती रहती है। और इसी टाइम दशहरा के बाद में इसकी समस्याएं दिल्ली और आसपास के इलाके में काफी बढ़ जाती है, और खासकर दिल्ली में, क्योंकि जब पछुआ हवा चलती है तो हरियाणा, पंजाब, भारत का नक्शा में पता है, पंजाब यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, दिल्ली यहाँ पे, तो हवा जो चलती है पछुआ हवा, इस तरीके से यहाँ पे आकर सारा एरिया को प्रदूषित। और जारण क्या होता है, हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो हवा ऊपर नहीं जाके थोड़ी थोड़ी हवा डाउन, तो जब उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसमें ऊर्जा वाष्प हो जाएंगे, उसमें पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल तो फंसेंगे ही फंसेंगे, स्मॉग बनेगा, हवा उसमें गंदी धुआं सब मिक्सर होगी, और फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों के फेफड़ा में डायरेक्ट वो हवा जाती है, फिर हम कुछ दिन के बाद साइनस की प्रॉब्लम, अस्थमा जिसको दमा कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम, लंग्स कैंसर। और आजकल आप हॉस्पिटल में अगर चले गए हैं, कैंसर के हॉस्पिटल में, या फेफड़ा, जहाँ पे जो फेफड़ा का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ डॉक्टर, आप वहां पे चले गए तो आप बहुत पाएंगे कि लोगों के पास में समस्या है। तो हम लोग क्या करें, जीवन के आपाधापी में नई मशीनें को लाकर पुरानी मशीनों को हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। हम लोग मशीन युग में आए हैं और नई मशीनें लाए हैं। नई मशीनें में जब से औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने ये सब किया, अपने वातावरण को क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। हमने वातावरण में इतना अपशिष्ट डाल दिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को न जाने और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। और परिवार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य खर्च है। हो सकता है कि बाहर निकलने के लिए आज तो हम लोग मास्क लगा के, शहर में, दिल्ली में आप इस टाइम रहेंगे तो बिना मास्क नहीं, हम लोग दिल्ली में थे तो इस टाइम में, कोरोना आने से पहले हम लोग मास्क के आदी हो चुके थे। उस समय सुनते थे N95, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से अगर छोटा है तो फिर आपके फेफड़ा में वो नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन में मिलकर, हवा में मिलकर आपके फेफड़े तक जाएगी, फेफड़ा से फिर वो एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज होता है, फिर आपको फेफड़े में जाके आपके ब्लड में उसका सर्कुलेशन, वो पार्टिकल चला जाएगा। अब जब पार्टिकल आपके ब्लड में चला गया फिर वो हट जाएगा। ये हमारे शरीर में जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हट से होता है।
और कलेक्शन पूरे बॉडी से जो इम्प्यूरेटेड और अशुद्ध खून, अशुद्ध रक्त जो आते हैं वो हार्ट में ही जमा होता है। आपके वहां से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन वहां पर मिक्सअप होता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से दिल में, फिर दिल से फिर। तो ये जो हार्ट है ये लाने और भेजने का काम करता है। तो कहते दिल धड़कता है, दिल सोचने की मशीन है, दिल क्या कह रहा है, दिल से कुछ सोचा नहीं जाता है, सारा काम दिमाग से होता है। दिल एक पंपिंग स्टेट है, पंपिंग मशीन है जो आपको आपके बॉडी के जो संचार प्रणाली है, रक्त के संचार प्रणाली है, उसको वो मेंटेन करता है। इस तरीके से क्या होगा, जब प्रदूषण आपके बॉडी में जाएंगे तो आपका हार्ट एबनॉर्मल हो, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। आज देखिए अक्सर लोगों को आप सुन रहे होंगे कि किसी फंक्शन में, किसी शादी विवाह में उनके रिश्तेदार डांस करते करते वो गिर गया, क्या पता चला, अरे हार्ट अटैक। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग सतर्क नहीं होंगे और नहीं सतर्क होंगे तो ये बीमारियां, तो मुझे लगता है कि फास्ट फूड का जमाना है, नए नए जो फूड आ गए हैं, फूड कल्चर दुनिया विकसित हो रहा है, हर जगह मोमोज, बर्गर, पिज्जा, दिस दैट लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। इधर हम बिहार में तो पहले नहीं देखते थे, लेकिन पटना में देखते हैं बहुत सारे मोमोज, बर्गर, पिज्जा लोग खा रहे हैं। लेकिन अब आने वाले कुछ साल में देखेंगे कि नई पीढ़ी को कौन कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के फूड कल्चर नहीं है। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, यहाँ की जलवायु मानसून उष्ण जलवायु है। हमारे यहाँ ज्यादा समय तक गर्मी पड़ती है और गर्म में हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उस भोजन को पचाने के लिए हमारा बॉडी सक्षम नहीं है, हम कुछ और मटेरियल डालते हैं। वहीं मेरा टेम्परेचर यहाँ का कम होता है, साल में 1-2 बार यहाँ का टेम्परेचर भी 0 हो जाता है, स्नो फॉलिंग, बर्फबारी होती, शायद हम लोग भी बर्गर पिज्जा पचाने के लिए एबल होते हैं, हमारा बॉडी भी एडजस्ट करता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए जो फूड आइटम है, आप इसको आप फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में क्या है, चिप्स, कुरकुरे, कुरकुरे, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, पंजाबी तड़का, क्या मुझे तो उतना नाम नहीं पता है, तो खूब खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर क्या है, नहीं है। फूड प्रोसेसिंग का कमाल है जो उस चीज को, उसका वैल्यू एडिशन करके मार्केट में आ गया और इसका एड इतना आता है कि हम लोग शौक से खाते हैं। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी, दूध नहीं पीते हैं, उससे सस्ता है, लेकिन 2.5 लगभग 500 ml या 400 में कुछ ml रहता है, लेकिन 45 रुपीज 50 रुपीज देके हम लोग खरीदते हैं। कितना पड़ा, 100 रुपये लीटर दूध मिलता है, 50 रुपये 55 रुपये, लेकिन दूध नहीं पिएंगे, लेकिन हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए। तो नए नए जो सिस्टम आया है, क्या किया, हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा कर दिया है। एक दिन हमारा अस्तित्व उससे बहुत खतरे में पड़ जाएगा। नए दोस्ती से कभी कभी इतना नुकसान होता है कि आदमी बहुत अच्छा वो व्यक्ति बन सकता था, ब्रेन वॉश कर दिया। आइए सर इसका एग्जाम्पल लीजिए, इस पे एक फिल्म भी आई थी कश्मीर फाइल्स, तो मूवी में देखेंगे किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। नया संबंध बनाने में तो डर है, उसको जांचना पड़ेगा, उसके साथ उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके हम बातों को, उसके अंदर की भावनाओं के अंदर की जो क्या उसका मिशन चल रहा है, किस मोड में आया है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। और देखते देखते पता चलेगा कि आपको ब्रेन वॉश हो चुका है और आप फिर चले जाइए आइस के साथ। अक्सर ये न्यूज में आप सुनते होंगे कि कई देशों के लड़के, नौजवान सब, ये सब खाली, ये सब ज्यादा यंग एज वाले करते हैं, एडोलेसेंट एज में। इसमें हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये सब का डोपामाइन का रिलीज बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, उसको बहुत मजा आता है, ये लोग ज्यादा करते हैं, उसी जागरूक कोई लोग फंसते हैं। तो नए जो फूड कल्चर, नए वातावरण में जो नई मशीनीकरण आया, औद्योगिकरण आया, तो हमारे वातावरण को क्या कर दिया, वो प्रदूषित कर दिया। और गांधी जी कहते थे कि हम चरखा से, हाथ से सूत की कटाई करेंगे, बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिजली
अगर बनती है तो उसके पीछे क्या वही संसाधन है, तेल है, कोयला है, गैस है ना। सबको हम जलाते हैं और तभी बिजली निकलती है। हमारे इंडिया में भी हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर, और हाइड्रो पावर मतलब जल शक्ति, जल विद्युत, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी मतलब वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा इसको कहें, है ना। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। कितना परसेंट हम लोग इसका उत्पादन करते हैं? हेलो, यस सर। हाँ सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी। ये बताइए, ये जो हम जानना चाह रहे हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब जो सिस्टम है या हाइड्रो पावर, जल एनर्जी, हमारे इंडिया में क्या इसका बेहतर प्रोडक्शन या लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन इसका हो पा रहा है कि हम लोग अभी इसका जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं? अभी इतना हम लोग के पास में टेक्निक, उस तरह की सुविधाएं अभी उतना हम लोग इन्वेस्ट इसमें नहीं किए। आप लोग समझाना चाहेंगे, क्या विचार है आप लोग? मतलब आप ये कहें कि ज्यादा और कम में बता सकते हैं, हम डाटा नहीं पूछ रहे हैं, डाटा नहीं देना, ये जीएस नहीं है इसलिए डाटा लिखने की जरूरत। जब ये साइंस वाला आएगा पोर्शन तो उसमें कहीं कहीं लिख सकते हैं। बहुत कम है इस सब का योगदान हमारे एनर्जी सेक्टर में, क्या है, बहुत कम है। आज भी लगभग 60% के आसपास में हम लोग एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं वो कोयला से कर रहे हैं। इसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी, ताप ऊर्जा। पानी को गर्म करते हैं, कोयला जलाते हैं और कोयला से पानी को स्टीम में बदलते हैं। फिर वाष्प जो होता है, वाष्प जाकर वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है और उससे फिर डायनेमो से लगा रहता है कनेक्टर करके बिजली आता है। हमारे यहाँ सिस्टम ये अभी इतना नहीं है कि हम लोग अपने इंडिया के 140 करोड़ जो आबादी अभी तक हो चुकी है, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री हम लोग हो गए हैं। हम अपने देश को इन सब साधनों से एनर्जी देने में अभी हम लोग पूरी तरीके से डेवलप नहीं किए। तो नए नए जो सिस्टम आया, ये जो सिस्टम आया, जो मशीनीकरण आया, ये मशीनीकरण जो औद्योगिक क्रांति, ये क्या है, हमारे वातावरण को क्या कर दिया, नुकसान। औद्योगिक क्रांति, आप ये टर्मिनोलॉजी जरूर यूज करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आप इंग्लैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं और वहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप इसको लिखेंगे इस टर्म को, अब उसके बाद उदाहरण भर्ती करी जाएगी, फिर आपका निबंध परफेक्ट हो जाएगा। क्या? यस सर। तो कहा जाता है कि आज जो हम लोग खेती करो, बायो जैविक खेती पे हम लोग जोर देते हैं, सुनते हैं भाई इसका उपाय क्या है? एनर्जी है तो हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी लाओ, खेती करो। तो जो पुरानी नई नई पद्धति आ गई है कि कंपोस्ट उसमें डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, जमीन को गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग केमिकल डालते हैं ना उपज बढ़ाने के लिए। यस सर। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है? बताइए। हरित क्रांति। यस सर। नाम सुने? इनके भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? और हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई है, अभी कुछ दिन पहले वो हमारे बीच से नहीं रहे, वो गुजर गए। भारत की हरित क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप लोग सुने हैं? हाँ। ठीक है,
ये हमारे बीच अभी नहीं रहे। भारत में इसके संबंधी जो हरित क्रांति है उनकी ये पितामह। तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ था पंजाब के एरिया में, और खासकर पंजाब में इसका ज्यादा फायदा पहुंचा लोगों को। वहाँ के जो प्रोडक्शन है गेहूं और धान के, खासकर हरित क्रांति तो गेहूं के लिए ही आई थी। प्रोडक्शन कई गुना उत्पादन बढ़ गया। उसमें क्या हुआ था, हम लोग एक तो हाइब्रिड यूज किया सीड। हाइब्रिड सीड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग बेसिक इंग्लिश पता है ना? यस सर। हाइब्रिड सीड वो सीड होती है जब दो सीड को, दो विशेष गुण वाले सीड को मिलाकर फर्टिलाइज करके एक दूसरे में क्रॉस करवा के एक थर्ड बीज जो बनाते हैं, जिसमें इस दोनों का गुण रहता है। हालांकि ये धान की फसल है या गेहूं की फसल है, ये फसल धान है या गेहूं, इसकी पौधा की हाइट क्या है, कम, ठीक है। और ये धान का पौधा है जिसमें टेस्ट बहुत अच्छा है या पौष्टिक है, ये क्या है, पौष्टिक है। लेकिन इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। हवा चलती है ना, जब हवा चलती है तो क्या होता है, धान के पौधा का गिर जाता है और बारिश होती है तो ये फसल खराब हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें इस दोनों के पर्पस को लेना है कि बारिश हो, हवा चले तेज तो पौधा भी नहीं नीचे गिरे, हमारी फसल बर्बाद भी ना हो, और इसके जो पौष्टिक है, पौष्टिकता का जो गुण है, इसमें जो स्वाद है, हमें उसका भी फायदा मिलना है। इन्होंने क्या किया, इस पौधे को इस पौधे से क्रॉस करवा दिया। लैब में क्या होता है कि उसको लैब के लिए आप जाएंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये फील्ड है, फील्ड को ही लैब करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पौधा लगाया जाता है और पूरे उस पर रीडिंग की जाती है, उस पर लिखा होता है कि ये पौधा इसके है, इसकी ये है। दोनों को क्या करेगा, इसके फूल, इसके परागकण को, इसके फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, इस दोनों के परागकण को किसी प्राकृतिक तरीके से, नहीं आर्टिफिशियल तरीके से इस पौधा फूल पे आके उसको डाला जाता है। फिर उसका, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं ना, परागण, हिंदी परागण, पॉलिनेशन। और इस तरीके से जब यहाँ पे ये पॉली जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जो फर्टिलाइज होता है, फिर यहाँ पे एक नया फल तैयार होगा, नया फ्रूट तैयार होगा, धान। और धान क्या होगा, वो इस दोनों का गुण लिया रहेगा। तो बारिश होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो वो धान नहीं गिरेगा। और जो स्वाद था, पौष्टिकता की जो मात्रा थी दोनों में, हाइब्रिड सीड किसी को कहा गया। MS स्वामीनाथन जी ने इस चीज पे काम किया और इनको इस क्रांति का जनक इसीलिए कहा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केमिकल खाद है, जो जैसे कि यूरिया है, जिंक है ना, ये सब हम लोग क्या किए, यूज करना शुरू कर दिए। केमिकल, रसायन, इससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण हुआ। आज पंजाब में पता चलेगा, और सिंचाई, जल, वहां जमीन से भी पानी निकालना शुरू कर दिए लोग। वाटर पंप जो होता है, नलकूप, उससे पानी निकालना शुरू किए। और नहर की जाल हम इसकी। अब क्या हुआ, इस एरिया में नमी भी बढ़ गई पंजाब के इलाके में, और मिट्टी में केमिकल रसायन भी वहां मौजूद हो गया। अब क्या हो, मिट्टी की जो उर्वरता है, उसकी जो प्राकृतिक उसमें उत्पादन क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। अब क्या होगा कि आप ये केमिकल डालेंगे नहीं तो अब वो फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा, घट जाएगा। क्योंकि मिट्टी के जो अपना गुण था,
नेचुरल उसमें जो क्वालिटी थी प्रोडक्शन की, जो मटेरियल्स थे, सूक्ष्म जीव थे, ये सभी तो जरूरी है पौधे को बढ़ने के लिए। लेकिन क्या हो गया, वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। अब वहां की भूमि बंजर हो गई। भूमि बंजर होने का सेंस ये हो गया कि वहां पे आप देखेंगे इस केमिकल का इतना असर हुआ है कि पंजाब में आप देखेंगे कैंसर, आप जाएंगे एक बार कभी घूमने जाएंगे तो वहां कैंसर के मरीज की संख्या बढ़ रही है। बेशक हमने भारत को नई टेक्नोलॉजी से पेड़ तो भर दिया, एक अच्छी बात है, हमारे समय की डिमांड भी थी, उसमें इतना अकाल पड़ता था, इतना उत्पादन नहीं होता था, एक एकड़ खेत में इतनी फसल नहीं होती थी कि जितना हम लोग यहाँ पे लोग कि कई बार इसमें अकाल पड़ा है इंडिया में, और कितने लोग भूखे मर गए, भोजन नहीं मिला। अब क्या हुआ, इस पे वर्क हुआ, इस पे काम हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने इस पे योगदान दिया, और आज इसलिए प्रोडक्शन कई गुना रिकॉर्ड, हर साल आप सुनते हैं कि धान और गेहूं अन्न के प्रोडक्शन में हम लोग एक रिकॉर्ड स्थापित का फायदा तो मिला। लेकिन फिर हम कहते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि समस्याओं की वजह से, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कहते हैं कि पुराने ढंग पे चलो। अब हम जैविक खेती की बात करते हैं, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे, निर्वनीकरण नहीं करेंगे, पेड़ जितना काटेंगे उसका उतना पेड़ लगाएंगे, इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए पेड़ काट दे रहे हैं, नई नई उद्योग लगाने के लिए पेड़ काट के नुकसान हुआ ना। अब बताइए कितना दिन चलेगा, कितने पीढ़ी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पीढ़ी इस्तेमाल करेगी तो उसके बाद पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो अब हम लोग जो बात करते करते जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती में क्या इस्तेमाल होगा, कोई रसायन नहीं, केमिकल का इस्तेमाल इसमें करना मना है। और पाठ्यक्रम में हम लोग का शामिल भी है, जब हम लोग लिखते हैं तो जैविक खेती की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी डाइट है, हेल्दी खाना है, हेल्दी अन्न है, इसको खाने से कोई बीमारी संभावना बहुत कम है, नहीं हो ना के। जैविक खेती में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे केमिकल, उसमें देखते हैं क्या क्या मिलाया जाता है, इसमें कि भूसा को सड़ने के लिए डाल दिया जाता है, इसमें कुछ आपको गुड़ भी मिलाया जाता है, गुड़ का इस्तेमाल होता है, इसमें आपको आई थिंक दूध का भी इस्तेमाल होता है। तो जितने प्राकृतिक चीज हैं उन चीजों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, आजकल बायोकेमिकल बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, केमिकल को प्राकृतिक खाद बना रहे हैं, केचुआ उसका इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं उसको, उसका इस्तेमाल करके हम चाह रहे हैं ये नेचुरल तरीके से फार्मिंग है। फिर पुरानी चीज को लाया, प्राकृतिक चीज को लाया, ताकि हमारे सिस्टम को, हमारे कल्चर को, हमारे सभ्यता को किसी तरह के नुकसान ना पहुंचे। तो बताइए नया सिस्टम क्या दिन का होगा, नई जो साड़ी है, नया लुगा 9 दिन और लुगड़ी बड़ी सी, नया लुगा जो नई नई सिस्टम आए, वो क्या आप ज्यादा दिन तक झेल सकते हैं? नहीं सर। जो पुरानी पद्धति है, इसके बारे में गांधी जी भी बोलते थे, अवैध पुराण में भी लिखा गया, तो इस चीज फिर से एग्जाम्पल ये आपको सेटिस्फाइड कर देता है आपके इस निबंध के सिस्टम। अंडरस्टैंड? यस सर।